बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब तक आप अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का CS619 का जो है वो प्रोजेक्ट चूज कर चुके होंगे। ये वीडियो एक गाइडलाइन वीडियो है कि आपने ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद क्या करना है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक व्यू के जो है प्रोजेक्ट उसके बारे में समझ लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट 2 सेमेस्टर तक तकरीबन चलेगा। 7 से 8 महीने आपके प्रोजेक्ट की जो है टफनेस की डिपेंडेंसी पे है। आपको टाइम मिलता है 2 सेमेस्टर तक का, और अगर आप किसी वजह से अपने प्रोजेक्ट की प्रोटोटाइप फेज में रह जाते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को नेक्स्ट सेमेस्टर में चूज नहीं कर सकेंगे और आपको फिर एक मजीद सेमेस्टर वेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल और 2 सेमेस्टर आपके प्रोजेक्ट में, चाहे आप कामयाब है या नाकाम है, इतना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जाके अगर आप रह जाते हैं तो अगले साल प्रोजेक्ट को चूज कर सकेंगे। अब आपके पास जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आसान प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है वो उसमें लिस्ट के अंदर जो आसान प्रोजेक्ट आते हैं उसके अंदर जो है PHP के प्रोजेक्ट्स वेब बेस्ड होते हैं, ये सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। बाकी एंड्रॉइड्स के भी हैं, AI के भी हैं, इसके अलावा भी इस बार बहुत टफ अलग अलग भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली इस वीडियो का मकसद हमारा है कि हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आगे क्या करना है। ठीक है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 4 फेजेस में जो है आगे डिवाइड करके पूरी वर्किंग को लेके चलते हैं। सबसे पहले SRS डॉक्यूमेंट है, उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आपके पास प्रोटोटाइप फेज आ जाता है और देन आपकी फाइनल डिलीवरी है। अभी हम इस वीडियो के अंदर SRS के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है। तो अब आपकी जब फाइनल डेट गुजर जाएगी तो उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है CS619 का असाइनमेंट वाला टैब है, उसके अंदर ये सारी फाइल्स शो होना शुरू हो जाएंगी और ये जो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड की हुई है ये वहां पर आपको मिल जाएगी SRS डॉक्यूमेंट में। अब SRS की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे हमने ये स्पेसिफाई करना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किन चीजों के साथ मिलके जो हमारा पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर है वो चलेगा। तो इसकी जो भी फाइनल डेट होगी, तकरीबन 1 मंथ का टाइम मिलता है इसके अंदर, वो भी सारी की सारी डेडलाइंस भी आपको परसू होना शुरू हो जाएंगी। और जो इससे अगले डिजाइन डॉक्यूमेंट और प्रोटोटाइप फेज है या फाइनल डिलीवरेबल है, उस सब की डेट्स भी आपको शो हो रही होंगी। अब मैं आपको एक बात जो है वो बताता चलूँ इसमें, ये कि आपने कोशिश करना है कि डेडलाइन से 1-2 दिन पहले अपना सारे का सारा काम कंप्लीट करें। प्लस CA619 की जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं उनको लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से रीड करें। जहाँ पे नहीं समझ आता तो वहां पर उनसे पूछ भी लें या अपने किसी सीनियर से गाइडलाइन ले लें, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। मैं ऑलरेडी अपना एक प्रोजेक्ट इसमें कर रहा हूँ और कुछ कर भी चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अपने जो है ना आपको सिर्फ इसमें गाइडलाइन ही प्रोवाइड करूंगा, मेरा ये कोई पेड वर्क टाइप टास्क नहीं है, ये और चीज़ है। ठीक है, तो अब आपने जो अपनी इसकी अनाउंसमेंट के अंदर ये चीज जाननी होगी कि आप जो दो दो के ग्रुप्स से ज्यादा ग्रुप्स नहीं बना सकते किसी भी एक प्रोजेक्ट में मिलके। जब आप 2 बंदों का ग्रुप बना लेते हैं तो उसमें आपकी जो फाइल है वो एक ही सबमिट होनी है और वाइवा आप दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, तो इससे आपके ग्रेड्स पे आपस में कोई जो है वो फर्क नहीं आएगा और ये जो है अब यू ने आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर दी है। पहले होता था कि इकट्ठा वाइवा था और ये सिस्टम था। खैर, उसमें आप अनाउंसमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आप ये यहाँ पर देखें कि लिखा हुआ है गिव हेयर योर ओन प्रोजेक्ट टाइटल। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली जैसे ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आपने इसका नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें सिंपल, यहाँ पे लाके आप इसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका वर्जन 1.0, इसको छेड़ना नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये जो आपकी ये व्यू का लोगो है। अच्छा, ये वर्जन के अंदर क्या है, वर्जन के अंदर ये है कि कुछ बच्चे जिनकी फाइल के अंदर कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं तो जब वो अपनी फाइल को दोबारा से बना के सबमिट करेंगे तो इसका वर्जन 1.1 हो जाएगा, फिर 1.2 अगर किसी के ज्यादा मसला निकल आता तो। ग्रुप आईडी जो है ये आपको आपके प्रोजेक्ट सिलेक्शन के CS619 के असाइनमेंट टैब के अंदर ही शो होगी, चाहे आप सोलो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप फिर 2 लोग मिलके कर रहे हैं, स्टिल आपके पास एक यूनिक ग्रुप आईडी मौजूद होगी। यहाँ पर आपने अपना जो है सुपरवाइजर का नाम लिखना है, ये आपको प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए नीचे इनका नाम है मोहम्मद लुकमान।
या फिर आपके जो वो असाइनमेंट्स का टैब होगा उसके अंदर भी आपको ये चीज़ जो है वो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आके देखें, सबसे पहले ये डेट है, जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हैं कोशिश करें यहाँ पर ये डेट लिखें, या फिर सिंपली आप जो डेडलाइन की डेट है वो भी लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि आप जिस वक्त इसको सबमिट करने लगे जिस दिन वहां पर लिखें, तो वहां पर यहाँ पे वो वाली डेट लिखी। ऑथर के अंदर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है जो आपका प्रोजेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वो लिखनी है। कौन सी वाली लिखनी है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, हमारे पास 6 चीजें हैं जो हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर बनानी है। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज केस डायग्राम है, यूजेज सिनेरियो है, अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है और वर्क प्लान है। ठीक है, इन चीजों को वन बाय वन में आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये आपके पास ये भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और एक टेम्पलेट बना के दी हुई है कि आप इसमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में स्कोप लिखें, यहाँ पर आप फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखें, यहाँ पे आप डायग्राम लिखें, सॉरी डायग्राम बनाकर पेस्ट करें और यूजर सिनेरियो के बारे में करें। ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। और अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी के बारे में आपने कहाँ से कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है ये भी है। CS619 के अनाउंसमेंट टैब के अंदर ही आपको एक लिंक मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है ये सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे ये केस स्टडी के बारे में। ठीक है, इसके अंदर आप बआसानी से उस हेल्पिंग मटेरियल को ले सकते हैं जिसके जरिए आपने काम करना है। ठीक है, जैसे अब आप उसको ओपन करेंगे ना लिंक को, तो आगे यहाँ पे आपके पास ये वाला एक जो है ना डाटा शो हो रहा होगा, जिस भी फाइल, ये तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। जब आप इन किसी एक भी चीज पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स आपके पास बकायदा डाउनलोड हो जाएंगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है इस लिंक को ओपन करने के बाद जब जब इन्हें क्लिक करेंगे तो फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, उन फाइल्स के ऊपर हमने जो है ना वो काम करना है, उनको सारे को देखना, अच्छे से पढ़ना है। जैसे ये कार मैच का यूज केस है तो आप देखें कि इसके अंदर उन्होंने बड़ी ब्रीफली हमें जो है ना ये एक लिख के एग्जाम्पल प्रोवाइड की हुई है। अब हम स्कोप के बारे में बात करते हैं। स्कोप क्या है? स्कोप देखें बेसिकली ये चीज है कि आप जो प्रोजेक्ट करने लगे हैं, जो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं या कोई ऐप बनाने लगे हैं, इस ऐप का काम क्या होगा, इसकी आज इंडस्ट्री में जरूरत क्या है, आप इसको करने लगे हैं, इससे किस चीज में बेहतरी आएगी। फॉर एग्जांपल किसी एक शॉप का सॉफ्टवेयर है और शाम के वक्त वो बंदा शॉपकीपर सॉफ्टवेयर के बनने के बाद या वेबसाइट बनने के बाद सिर्फ रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करता है और उसके बाद उसके पास अपनी सारी डेली की सेल्स रिपोर्ट आ जाती है, हिसाब किताब होके सारी कैलकुलेशन टोटल आ जाती है। तो उस बंदे को उसका बेनिफिट हुआ ना, उसको सारी मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट का स्कोप है कि अगर आप आपके जिस काम आप प्रोजेक्ट करने लगेंगे उसके अंदर वो उसका स्कोप होगा रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके अंदर अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें देखें कोई बुक इशू करना या बुक की जो आप स्टेटस देखना चाह रहे हैं कि बुक किसके पास है, कहाँ पे है, तो जस्ट वन क्लिक अवे होगा कि आपने उसको अपनी वेबसाइट को खोला, वहीं से देख लिया कि जो वो सॉफ्टवेयर है, जो हमारी बुक है वो कहाँ पे है, किस स्टूडेंट के पास है। और अगर फैकल्टी है तो वो भी अपने सारे मामले के इजीली मैनेज कर लेगी और स्टूडेंट भी अगर अगली कोई बुक चाहिए, कोई भी मामला चाहिए तो उसको इजीली अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। ये स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा इस मामले के अंदर। स्कोप को आपने बहुत ब्रीफली अच्छे से लिखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, इसका कैसे कैसे काम होगा, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, आप अपनी किसी भी प्रोजेक्ट, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, इसके बारे में इसको कॉपी पेस्ट करें गूगल के अंदर, ठीक है, वेब पे जाके, और वहां पे आप इसके बारे में सर्च करें, इसका यूजेज कैसा है, इसके मामला कैसे, और वहां से रेफरेंस ले लेके उन सारी चीजों को आप अपने जो है ये स्कोप की पूरी फाइल के अंदर इंक्लूड करें। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने अपने प्रोजेक्ट के नाम से बकायदा स्कोप को अच्छे तरीके से लिखना है। एफिशिएंटली लिखा होना ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा लंबे तरीके के साथ लिखना उसको जरूरी नहीं। ठीक हो गया। देन इसी स्कोप को, ये खुलासा है, बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इसी से आपने मरकजी ख्याल बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है शॉर्टनली कि आपका ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे है और कैसे काम कर रहा है और इसका क्या होगा। ठीक हो गया, ये है आपका सारे का सारा स्कोप है। और बाद में आपने इसको जो टेम्पलेट दी हुई है यहाँ पे लाके अपने वो किसी भी फाइल जहाँ भी लिख रहे हैं अलग में, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे से लिख भी सकते हैं और यहाँ पर भी अपने जो अपने डिस्क्रिप्शन है इस चीज को लाजमी तौर पे लिखना है।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है जी आपकी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आप ये देख सकते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हैं उन्होंने आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी ऑलरेडी दी हुई हैं। ठीक है, हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, बट ये प्रोजेक्ट वाइज डिफरेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखें कि एडमिन है, लॉगिन करेंगे, बोरो बुक्स है, रिटर्न बुक्स है, रिपोर्ट जनरेशन है। तो ये आप इसको सिंपली इतने से को यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करें, लेकिन मजीद इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एलैबोरेट करना लाजमी है। तो बेसिक है जो आपकी नीडेड है, आप खुद भी देखें कि आपके प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, डिमांड क्या है, उसमें और कौन कौन सी चीजें जो अंदर से आ सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अपने लिए टफ ना बना लें। जो जो चीजें यहाँ पे आपने लिख दी हैं वो बाद में आपके लिए उस काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, वरना आपके लिए वो आगे जाके मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। तो इतनी, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपने इसके अंदर लिखनी है। अगेन वही बात, जितने अच्छे से आप प्रोजेक्ट को अपने करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, उतने अच्छे से आपका काम होने के जो है वो चांसेस हैं ग्रेडिंग के अपग्रेड होने के। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, उसके लिए आपने सिंपली वेब पे जाना है। वेब पे जाके आपने अपना जो है ना प्रोजेक्ट, जैसे वेब का है तो वेब के रिलेटेड उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सर्च कर लेनी है। अगर किसी की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो उसके रिलेटेड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सर्च कर ली। बेसिक बेसिक, और ये भी मैंने इंटरनेट से डायरेक्टली ली हुई है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, इसकी तरफ देख के आप हिंट ले सकते हैं, सॉरी इसमें रेफरेंस ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही मशवरा कि इसको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, वरना आपके लिए मसला बनेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका ये प्रोजेक्ट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 2 सेमेस्टर पहले से गुजर चुका हुआ। ठीक है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर फंक्शनैलिटीज जो है ये आपकी वेबसाइट की सारी वर्किंग है। ठीक है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एडमिन आ रहा है, वो रजिस्टर्ड कर मेंबर को रजिस्टर्ड कर रहा है और वो असाइन कर रहा है राइट्स फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को कि वो क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन किसी को ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है बुक्स के रिलेटेड, और उसके बाद वो मेंबर्स को भी जो है वो सारे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है इसके बारे में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है कि परफॉर्मेंस जो है वेबसाइट की वो फास्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट डायरेक्टली आपके काम में मौजूद नहीं है, लेकिन आपने उसको इतनी एफिशिएंटली डिजाइन करना है कि इसकी ये वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर हैं, 10 बंदों का प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट के अंदर और चीज है, लेकिन जब आपने बाहर जाना, रियल वर्ल्ड में कम्पीट करना, तो वहां पे आपको इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। 10 बंदों ने किसी लाइब्रेरी के रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है, तो लोग उसे ही प्रेफर करेंगे जिसका सॉफ्टवेयर या जिसकी वेबसाइट स्पीड में वर्क कर रही है। ठीक है, और इसके अंदर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड एरर्स को हैंडल करने की जो है ये, अब आपकी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये नॉन फंक्शनैलिटी के अंदर आएगी। सम टाइम्स आपकी वेबसाइट फेल हो जाएगी काम करने के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ तो उसको पता होना चाहिए, है ना। या फिर वो कोई एरर जनरेट करके आपको कोई आपको मैसेज यूजर को शो करना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, यूजेबिलिटी में क्या है, आसानी से इस्तेमाल हो इंटरनेट और सारी चीजें ब्राउजर के अंदर सारे तरीके से चले। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है, अवेलेबिलिटी, इसका आपको सिंपल जो मैंने मशवरा दिया वो यही है कि आप अपनी इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर लें, अपने प्रोजेक्ट को लिख के आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, और उनको लेके आप अच्छे से इसके अंदर जो है ना वो यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी आपके प्रोजेक्ट का जो थर्ड है रिक्वायरमेंट, वो है यूज केस डायग्राम। ठीक है, यूज केस डायग्राम आपको जो मैंने लिंक के बारे में बताया वहां पर जाकर इसके रिलेटेड कुछ जो है वो डाउनलोडेबल फाइल्स मिल जाएंगी। उनको आप डाउनलोड करने के बाद जब ओपन कर लेंगे तो फिर आपके पास कुछ इस तरह से आएंगे। इसमें आप पढ़ सकते हैं यूज केस क्या होता है, उसकी नोटेशंस क्या होती हैं, आपने यूज कैसे करना है, एक्टर किसे कहते हैं, और ये शेप किस लिए यूज होनी है, ये शेप किस लिए यूज होनी है। ये जरा एक मरतबा पढ़ लेने से आपको बेनिफिट हो जाएगा। एरोज कैसे यूज करने हैं, इस शेप का क्या मीनिंग है, आप पहले हम इस चीज को पढ़ चुके हुए हैं किसी पिछली बुक के अंदर, आई थिंक तो 4th या 5th सेमेस्टर में है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। ये जो आपको हेल्पिंग मटेरियल के अंदर ये कार मैच वाली मिल रही है ना, उसके अंदर आप ये चीज देख सकते हैं। यूज केस डायग्राम में जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये थी कि ये वाला जो बॉक्स आउटर ड्रा है ना, ये एक्टर्स को भी इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है, इस बॉक्स को बाहर इस फ्रेम के अंदर ला दिया जाता है। लेकिन आपने जितने यूज केसेस हैं उनको अंदर रखना है और एक्टर्स को बाहर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हमारे पास लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट है ना, तो इसके अंदर देखें एक्टर्स कितने हैं। एक एडमिन है, मेंबर्स हैं जिसके अंदर स्टाफ मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि इसके 3 एक्टर्स हैं। ठीक है,
3 एक्टर्स बनेंगे और 3 1 2 3 वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी जितनी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सब की सब आपकी यूज केस के अंदर आएंगी। मैं आपको अपनी डायग्राम की एग्जांपल में से बता देता हूँ, ठीक है। ये आप MS विजुअल पे भी बना सकते हैं और एक वेबसाइट है diagrams.net, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके भी बआसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने जो जो भी आपका एडमिन या मेंबर या यूजर नॉर्मल जो भी है वो काम कर रहा है, आपने उसके बारे में लिखना। आपके केस में, आपके प्रोजेक्ट के केस में ये हर चीज अलग अलग होगी, इसका इससे कोई भी मामले का कनेक्शन नहीं है। जो भी इसको आपको फकत जो डायग्राम नजर आ रही है ना, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली यही डायग्राम आपकी नहीं होगी, हर एक प्रोजेक्ट के हवाले से अलग अलग होगी, ठीक है। फिर जैसे अभी हम इसमें ले लेते हैं कि जो एग्जांपल है कि इसमें क्या होना है कि एडमिन ने लॉगिन करना है, मेंबर ने भी रजिस्टर्ड होने के बाद लॉगिन करना है, और किसी नॉर्मल स्टूडेंट ने भी। तो लॉगिन का जो यूज केस होगा उसके साथ हमारे सारे के सारे एक्टर्स कनेक्ट करेंगे। इसी तरह लॉग आउट के साथ करेंगे, एडमिन बुक्स ऐड करेगा, जो बाकी सारे एक्टर्स हैं वो बुक या जो है वो फैकल्टी स्टाफ है वो बुक इशू करेगा, जो स्टूडेंट है वो बुक को बोरो करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ये सारी की सारी फंक्शनलिटी है ना, जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उतने आपके ये सारे के सारे यूज केस बनेंगे। अगेन आप इसको MS विजुअल पे भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास diagrams.net के नाम से जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव होते हैं जी, ये आपके हैं यूजर सिनेरियो। प्रोवाइड हियर द यूजर सिनेरियो ऑफ ऑल यूज केस इन टेबल फॉर्मेट एक्सप्लेनिंग यूज केस टाइटल, यूज केस ID, एक्शन डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव पाथ्स, प्री एंड पोस्ट कंडीशन, author exception. You are supposed to provide a user scenario for each of use case shown in use case diagram. जो आपने यूज केस डायग्राम बनाई है उसके अंदर आपने जितने भी ये यूज केसेस के इनर वाली साइड पे यूज किए हैं, लेट्स से कंफर्म यूजर, रजिस्टर वर्कर, रजिस्टर, लॉगिन, और इनको उसके बारे में यूजर सिनेरियो बनाने हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं कि जो है ना ये हमें जरा क्लियरली नजर आ जाए, ठीक हो गया। तो अभी जो है मैं, ये देखें आप, यूज केस टाइटल है कि वो ऐड या डिलीट या अपडेट कर रहा है कैटेगरी, ठीक है। उसका हमने एक शॉर्ट वर्ड रख लिया, ऐड डिलीट यू, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। यूज केस ID के ये हम दूसरा यूज केस जो है उसको कर रहे हैं। एक्टर कौन है इसका, एडमिन है। अगर कोई आपकी लॉगिन की आप बनाएंगे तो उसमें जो जो बंदा जो है वो लॉगिन कर रहा है उसके सारे एक्टर्स के नाम लिखने हैं। एडमिन हो गया, यूजर हो गया, फैकल्टी मेंबर या समथिंग कुछ भी। डिस्क्रिप्शन, इन इट एडमिन कैन ऐड डिलीट और अपडेट एनी कैटेगरी, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ी सी बात है। प्री कंडीशन क्या है कि कैटेगरी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होनी चाहिए। टास्क सीक्वेंस क्या है कि एडमिन आया, उसने लॉगिन किया, उसने उसको एडिट के बटन पे क्लिक किया। अब आपने इसमें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना है कि जब आपके प्रोजेक्ट की गिवन डायग्राम के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी। अगर कोई लॉगिन करने आया तो ऑब्वियसली पहले लॉगिन के लिए उसको एंट्री मिलेगी तो उसके ऊपर वो अपनी डाटा लिखेगा ना। जब वो डाटा लिख लेगा उसके बाद क्या होगा, वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा। ये चीज आपने इस पे लिखनी है, मेंशन करनी है कि टास्क सीक्वेंस क्या है। जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा उसके बाद क्या हो सकता है आपने उसके अंदर लिखना है। या तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा या लॉगिन फेल हो जाएगा, उसकी जो कंडीशंस है वो क्या होंगी, ठीक है। ये आपने इसके बारे में लिखना है। मॉडिफिकेशन हिस्ट्री में आपने डेट मेंशन करनी है अपनी, उसी जो है SRS की ड्यूरेशन के अंदर ही किसी डेट की, ठीक है। इसके कोई एग्जैक्ट रखना जरूरी नहीं है, बस आपने उसके अंदर की कोई डेट रखनी है। यानी कि आपको अगर 30 या 23 दिन मिले हैं जो भी अंदर के, जिसके अंदर अंदर आपने काम करना है, तो आपने वो यहाँ पे लिखना है। ऑथर में आपने अपनी ग्रुप ID और अपनी स्टूडेंट ID, ये दोनों चीजें लिखनी है, ठीक है। ग्रुप ID मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था कि आपके CS619 के असाइनमेंट टैब में भी आपको मिल जाएगी, और वहीं से आपने उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना। आप चाहे सोलो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपकी ग्रुप ID होगी, लाजमी तौर पे होगी। जितने भी ये यूज केस सिनेरियो हैं, कंफर्म यूजर है, रजिस्टर वर्कर है, इन सब का अलग अलग ये टेबल बनेगा, ठीक है। इस टेबल को आप यहाँ पे, मैं इसको जो है देख लेता हूँ, आप पॉज करके इसकी सारे फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं। इस सारे को आपने ड्रा करना है और अलग अलग करना है। देखें इसके लिए अलग है, इसका यूज केस टाइटल 3 दे दिया, एक्टर कौन है, यूजर है, कर क्या रहा है, उसकी प्री कंडीशन क्या है,
टास्क की सीक्वेंस क्या होगी, पोस्ट कंडीशन क्या होगी, फिर जिसने मॉडिफाई किया। इसी तरह ये 12, 13, 14, 15 आपके डिफरेंट डिफरेंट टेबल जो हैं वो बन जाएंगे और फिर बाद में आप उसको बआसानी वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम जी अडॉप्टेड मेथडोलॉजी पे पर, लेकिन उससे पहले फिर यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आप थोड़ी सी बता दूं कि यूज केस डायग्राम और उसके यूज केस सीक्वेंसेस के बारे में भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पे लिंक्स दिए गए हैं। हेल्पिंग मटेरियल के अंदर आप जाके बड़ी आराम से उन चीज़ों को देख सकते हैं कि आपने उस काम को कैसे करना है। जो मैंने ऑलरेडी एक फाइल खोली हुई है, इसके अंदर यहाँ पर ये नीचे इन्होंने भी अपने हिसाब से एक टेबल ड्रा करके दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको भी देख लें और आपको ये हेल्पिंग इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सारी की सारी सीक्वेंसेस, उसके सारे मामला हुए हैं कि उसकी एक्सेप्शन क्या है, उसके मामले बाकी सारे क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये वाले जो फाइल का लिंक है जहाँ से ये ओपन होना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो छोड़ दूं, ताकि आपको अनाउंसमेंट्स में से जाके ढूंढना ना पड़े और आसानी से आप इस सारी चीज को देख सकें। ठीक हो गया। देन इसके बाद जब अब नेक्स्ट पे मूव करने लगे हैं तो उसमें ये एक बड़ी जरूरी सी चीज है और इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और काफी ज्यादा बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स भी खाते हैं और फेलवर का सामना भी करना पड़ता है। अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी में उन्होंने लिखा है, राइट हेयर डिटेल अबाउट द अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी फॉर योर प्रोजेक्ट, यू मस्ट चूज व्यू प्रोसेस मॉडल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल एंड स्पाइरल मॉडल्स, more or combining two or more methodologies is explained in SE2 Software Engineering 2 CS605 के हैंडआउट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से हम जाके इसको कोशिश करते हैं कि ओपन करके देख भी लें कि SDLC जो मॉडल्स हैं उनके बारे में उसने क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो कैसे जी उसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया। ये देखिए लेक्चर नंबर 3 है CS605 का, उसके अंदर ये वाटरफॉल मॉडल की हमें डायग्राम दी हुई है, ये कैसे काम कर रहा है। वाटरफॉल मॉडल का जो नेचर है वो ये है कि ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो ड्रॉप डाउन जो है वो चलता है। स्पिरल की भी उसने दी होगी इसके अंदर, ठीक है। स्पिरल मॉडल किस तरह से काम करता है जी, स्पिरल मॉडल राउंड 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 काम करता है, यानी कि आप अब इस चीज को देखेंगे, अगर आपकी SRS के अंदर कोई रिवीजन आ गई, आपकी कोई मिस्टेक निकली, तो उसका नेचर स्पिरल वे में वर्क करेगा कि आपने इसकी रिवाइज करते जाना है एज लॉन्ग एज के आपका वो परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपने उसको स्पिरल के जो नेचर है उसके अंदर मूव करते जाना है, रिवाइज करते जाना है बार बार। लेकिन क्या हुआ कि आप वाटरफॉल मॉडल की तरह ड्रॉप हुए नेक्स्ट पे और उसके बाद उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, उससे बाद उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, लेकिन साथ साथ स्पिरल नेचर में हर एक फेज के ऊपर घूम भी रहे हैं। जो व्यू प्रोसेस मॉडल है, ये व्यू का अपना एक जो है बनाया हुआ मॉडल है और ये इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। उसकी जो है डायग्राम वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको गूगल से बआसानी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज इसको उठा के ऐसे कैसे नहीं लगा दीजिएगा diagrams.net पे, या फिर आप उसमें विजियो के अंदर या MS विजियो जो है उसके अंदर जाके या फिर किसी भी और डायग्राम क्रिएटिंग वेबसाइट पर किसी भी तरीके कैनवा पे चले जाएं, कैनवा पे जाके आप उसको बना लें, लेकिन उसको लाजमी तौर पे खुद बनाना है। काइंडली आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपके मार्क्स काट जाने हैं, मेरा कुछ भी नहीं जाना, ना ही कोई फर्क पड़ेगा इस प्रोजेक्ट बनाने वाले बंदे को, ठीक है। थोड़ी सी व्यू प्रोसेस मॉडल के बारे में लिख देनी है कि जी मैंने ये मेथोडोलॉजी क्यों सिलेक्ट की। ये आप इसको सेम कर सकते हैं, लाइंस को आप देख लें, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगेन इसमें थोड़ा चेंज करना लाजमी है कि आपका जो ये वाटरफॉल मेथोडोलॉजी है स्पिरल भी है और उसकी जो अप्रोच है वो वाटरफॉल नेचर में है, ठीक है। देन उसके बाद ये नीचे आ गई जी आपकी व्यू प्रोसेस मॉडल। जब आप गूगल पे जाकर लिखेंगे ये इमेज एज इट इज आपको मिल जाएगी, लेकिन प्लीज इसको डायरेक्टली यूज करने नहीं है, आपने इसको लहदा ही यूज करना है। अब आप इसको जरा गौर से समझें, ये आपका SRS फेज है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, यही तो हम कर रहे हैं ना इसमें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की स्पेसिफाई कर रहे हैं ना। फर्स्ट फेज में ये है, कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी कि डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसका काम, इसके बारे में अलग वीडियो अगली बनेगी, इसमें क्या होगा। देन अगर हम इससे नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, अगेन ये वाटरफॉल नेचर है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, यहाँ पर हमने उसका प्रोटोटाइप को जो है ना वो डिजाइन करना है। जो प्रोटोटाइप हमें रिक्वायरमेंट में आएगा आपके प्रोजेक्ट के डिजाइन डॉक्यूमेंट की कंप्लीट होने के बाद, हर एक बच्चे को आपके जो भी मुकम्मल प्रोजेक्ट है उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट दे दिया जाएगा,
वो आपका अपलोड हो जाएगा वहां पे, इसकी वीडियो तब तक आ जाएगी और आप उसको उधर से देख के बना सकेंगे। और फाइनली क्या होगा कि यहाँ से आपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करना है जिसमें इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग है, जो कि अपना आपका फाइनल फेज है आपके प्रोजेक्ट का, कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने मुकम्मल तौर पे सारे के सारे प्रोजेक्ट को बनाना है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, तो यहाँ पर यही काम हो रहा है कि आप उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन अब आपने पूरी अप्रोच के अंदर चलना है ना कि प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ पे आके आपका काम खत्म तो नहीं ना हो गया, आप उसको काम को चलाते भी रहते हैं। वीयू के साथ आपका लिंक है, आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो गया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर से आपका लिंक है, ठीक है। अब ये इसकी ये वाली वाटरफॉल नेचर है जो ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, प्लस जो यहाँ से ये रिवर्स जा रहा है, ये इसकी जो है ये हम कह लें कि स्पिरल नेचर है। यानी कि अगर आपका यहाँ से कोई मसला आ गया यहाँ से, तो आप वापस ऊपर जाएंगे, इसको दुरुस्त करेंगे, फिर नीचे आएंगे। यहाँ पे कोई मसला आ गया फिर वापस जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोटोटाइप में फेल हो जाते हैं, आपका फर्स्ट वाइवा क्लियर नहीं हो पाता है, तो फिर आपके लिए ये मसला बन जाएगा और आपका प्रोजेक्ट वहीं पे रुक जाएगा। जो बात मैंने आपको फुल स्टार्ट में बताई थी, 2 सेमेस्टर तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो व्यू का रूल है। और उसके बाद आपने अगले साल दोबारा से प्रोजेक्ट को रखना है और दोबारा से चलना है, ठीक है। तो खैर जब तक ये हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसके बारे में भी बातें हमारी हो जाएंगी। देन उसके बाद ये थोड़ी बहुत नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी तौर पे अपने वाटरफॉल मॉडल और जो है उसके अलावा स्पिरल मॉडल, इनके बारे में भी लिखना है। इनकी डायग्राम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ही मौजूद है। ये जो वाली फाइल है ना हमारी CS605 वाली, इसके अंदर ये सारे डायग्राम्स ऑलरेडी मौजूद है। ये स्पिरल की मौजूद है, इधर से देख के बना लें। और उसके बाद ऊपर यहाँ पर जी ये वाटरफॉल की मौजूद है, आप यहाँ से भी देख के बना सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या मामला चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका क्या सीन है, ठीक हो गया। देन उसके बाद अब हम अपने प्रोजेक्ट के जो इस SRS डॉक्यूमेंट की फाइनल फेज की तरफ मूव करते हैं, किसमें आपने और क्या चीज बनानी है। तो आपने वर्क प्लान बनाना है और गैंट चार्ट प्रोवाइड करना है अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपने इस 605 की गालबन असाइनमेंट खुद की है, तो उसके अंदर एक असाइनमेंट आई थी जिसमें आपने एक गैंट चार्ट बना के देना था, ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको सिंपल सा इसको डायरेक्टली दिखाता हूँ करना क्या है। एक आपने इसको ना टेबल की फॉर्म में ड्रा कर लेना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख के टोटल डेज काउंट कर लेने, स्टार्ट किस दिन हुआ एंड किस दिन हुआ, वो आपको उसमें डेज मिल जाएंगे ना असाइनमेंट ऐप के अंदर, कि स्टार्ट और एंड किस दिन हो रहा है टोटल प्रोजेक्ट। फिर आपने 4 फेजेस में डिवाइड किया उसे, सॉफ्टवेयर, डिजाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट फेज, फाइनल डिलीवरेबल। इसके अंदर आपने इनकी रिक्वायरमेंट सारी लिखनी। इसके अंदर हम स्कोप लिख रहे हैं, यूज केस डायग्राम बना रहे हैं, सिनेरियो बना रहे हैं, मेथोडोलॉजी और वर्क प्लान, इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने इसको अपने वर्क के हिसाब से डिवाइड करना है, आपको कितने दिन लगे इसको बनाने में, कितने दिन लगे इससे, कितने दिन इतने, और कितने दिन सारी चीजों को कोशिश करके एटलीस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट तक की डेट्स आपकी लिखनी लाजमी है, वरना आप यहाँ तक भी लिख देंगे कोई मसला नहीं। जब आपने बिल्कुल अपनी फाइनल सबमिशन करनी है तो आप ये सारी की सारी डेट्स लिख भी सकते हैं। वक्ती तौर पे हम यूं करते हैं कि हम इन डेट्स को जो है ना यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक हो गया। तो ये डेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी कि जी आपका SRS इस दिन स्टार्ट हो रहा है, इस दिन खत्म हो रहा है, इनके दिन को काउंट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर आपने एक वेबसाइट है clickup.com, वैसे तो वीयू ने अपने यहाँ पे लिंक्स के अंदर ना आपको प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे जो है ये वर्क प्लान, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्क प्लान फ्री नहीं चलता, पेड है, MS प्रोजेक्ट और इस तरह। तो फिर इसकी एक आसान सा सोल्यूशन है clickup.com, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाके आपने इस गैंट चार्ट को ड्रा कर लेना है। इसके रिलेटेड के इस पे ड्रा कैसे करते हैं आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, या फिर CS605 की असाइनमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और इसका स्क्रीनशॉट देना लाजमी है, ये आपकी ग्रेडेड एक्टिविटी है, इसके मार्क्स हैं, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जितनी भी ये SRS डिज़ाइन SRS डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपने काम कैसे करना है। अगेन हर बच्चे का प्रोजेक्ट, हर एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट अलग होता है। मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं CS वालों के कि उनका भी प्रोजेक्ट ये CS619 ही होता है, ठीक हो गया। तो उनको भी जो है इसमें हेल्प रहेगी जिसने जो भी प्रोजेक्ट चूज किया। मुझे उम्मीद है कि इसके जरिए आप समझ तो गए होंगे कि आपने इसको लेके कैसे चलना। इससे अगले जो है हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कैसे काम करना क्या नहीं, वो उस वीडियो को हम बाद में इससे अगले में देखेंगे। तब तक आपके पास जो 28 29 30 दिन है इसके अंदर आप अच्छे से इसको काम करें,
इस सारी चीज को देखें, सोचें, समझें, परखें और इसके ऊपर काम करके इसको अच्छे से मैनेज करें। सारी चीज आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपनी वर्डिंग भी इस्तेमाल करें कि आपको इसके बारे में क्या समझ आई। ठीक है, वीडियो को एक दो मरतबा देख लें अगर आपको किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। बेहतर जो है आपकी अप्रोच यही है कि आपने जिस जिस चीज के बारे में वीडियो के अंदर देख लिया उस चीज पे काम करना शुरू करें। ठीक है, स्कोप देख लिया, स्कोप के ऊपर काम करें। फिर आपने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में देख लिया, उन पे काम करें। फिर डायग्राम बनाएं। डायग्राम के लिए diagrams.net लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप निकाल लेना है। यूजर सिनेरियो का टेबल मैंने आपको दिखा दिया है, उसकी तरफ से देख के उसे ड्रा कर लें, कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, वरना मैं आपको इसकी एक फाइल लिंकेबल भी दे सकता था, लेकिन फिर उसको कॉपी पेस्ट करने से आपने प्लेगरिज्म में आ जाना है। जब आपकी असाइनमेंट्स पे इतनी ज्यादा उनकी रिस्ट्रिक्शन है और चैट जीपीटी और इसके आने टूल्स आने के बाद तो प्लेगरिज्म और ज्यादा जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, तो फिर आपकी थोड़ी सी जो है वो लापरवाही आपके लिए नुकसान साबित हो सकती है। अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया, एसडीएलसी मॉडल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वाटरफॉल नेचर है कि आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट की तरफ ड्रॉप डाउन चल रहे हैं, और स्पिरल नेचर क्या है कि आप उन्हीं एक जो आपका फेज है उसके ऊपर तब तक घूम रहे हैं जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता। और लास्ट पे वर्क प्लान है, इसके अंदर उन्होंने लिखा भी है कि एमएस प्रोजेक्ट पे आपने उसका शेड्यूल वर्क प्लान बनाना है, आपने गैंट चार्ट ही प्रोवाइड करना है, ये आपको इसके अंदर लिखा भी हुआ है। और गैंट चार्ट बनाने के लिए जो फ्री वेबसाइट है वो क्लिकअप.com है, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएं, फ्री में साइन अप करें और अपने काम को चला लें। बेहतर तरीका ये है कि पहले आप जो है ना यहाँ पर इस एक टेबल को पहले ड्रा कर लें ताकि आपको डेट्स याद रखने में आसानी रहे, और बाद में जब आप जैसे जैसे इसकी गैंट चार्ट की लिस्ट व्यू में डेट एंटर करते जाएंगे तो ये अपने आप ये शेप्स ड्रा होती जाएंगी। ठीक है, और आपने इसके बारे में वीडियो देख लेनी है ऑनलाइन कि आपने इसका काम कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ठीक है, मेरा मकसद आपको जो है वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा, अपने प्रोजेक्ट में हेल्प मिलेगी। लिहाजा अपना ख्याल रखें और अपने गिरदनवा के तमाम लोगों का भी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।